नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों के साथ करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड में इन दिनों मौसम ने करवट ली है और राज्यवासियों को बढ़ती गर्मी से कुछ राहत मिलने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार सोमवार को राज्य के उत्तरी और मध्य हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। ये बारिश छत्तीसगढ़ से बने ट्रफ के कारण हो सकती है, जिससे राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने बताया कि 17 मार्च को राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। विशेष रूप से उत्तरी और मध्य भागों में इस बारिश से तापमान में गिरावट आने की संभावना है, जो लोगों को गर्मी से कुछ राहत प्रदान करेगा। हालांकि 18 मार्च को मौसम फिर से शुष्क रहेगा और अधिकतर हिस्सों में कोई विशेष मौसमी गतिविधि नहीं देखने को मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक 20 मार्च से मौसम में फिर से बदलाव देखने को मिलेगा और इस बदलाव का असर 22 और 23 मार्च तक जारी रहने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में एक बार फिर से बारिश हो सकती है और तापमान में और गिरावट आ सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम में इस बदलाव को लेकर किसानों और आम लोगों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि मार्च के महीने में तापमान में बढ़ोतरी के साथ गर्मी अधिक महसूस हो रही थी। अब हल्की बारिश और तापमान में गिरावट से गर्मी में कमी आने की उम्मीद है। अभी आज देखिए 17 तारीख में भी कुछ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। कुछ गर्जन वज्रपात की स्थिति बनने की संभावना है। उसका मुख्य कारण है कि एक जो ट्रफ है वो कि उत्तरी छत्तीसगढ़ से विदर्भ तक जा रहा है, तो उसकी वजह से झारखंड में भी थोड़ा सा मौसमी गतिविधि में बदलाव देखने को मिलेगा। कुछ हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। आप देखेंगे कि उत्तरी भाग के साथ में मध्य भाग में भी कुछ हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। कल में मौसम शुष्क रहेगा, ड्राई रहेगा, कोई बारिश वैसी नहीं है। 19 तारीख से फिर से जो है मौसमी गतिविधि में बदलाव देखने को मिलेगा। ट्रफ के साथ साथ में विंड कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, जिसके कारण से हम लोग देखेंगे कि 19 तारीख के बाद से जो है 22-23 तारीख तक में इसका असर देखने को मिलेगा और 20 और 21 में कुछ हेल स्टॉर्म के भी चांसेस झारखंड में बनते हुए दिख रहे हैं। मेनली जो मध्य का इलाका है उससे सटा हुआ जो दक्षिणी इलाका है वहाँ पे, और थोड़ी सी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अब जो बढ़ा हुआ टेम्परेचर है उसमें भी थोड़ा सा राहत हम लोगों को देखने को मिलेगा। झारखंड उच्च न्यायालय एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से सोमवार को आयोजित एक आम सभा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय के तहत झारखंड उच्च न्यायालय के सभी अधिवक्ता चीफ जस्टिस सहित 3 न्यायाधीशों की अदालत में न्यायिक कार्य में भाग लेंगे। इसके साथ ही एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति, विधि मंत्री, विधि सचिव और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष से मुलाकात कर अपनी समस्याओं और मांगों को उनके समक्ष रखेगा। ये निर्णय उस समय लिया गया है जब पिछले कुछ दिनों से झारखंड उच्च न्यायालय के कोलेजियम सदस्य न्यायमूर्तिगण का विरोध किया जा रहा था। इस विरोध के कारण अधिवक्ता न्यायालय के कार्यों से खुद को अलग कर रहे थे और न्यायिक कार्यों में भाग नहीं ले रहे थे। अब इस फैसले के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि उच्च न्यायालय के कार्यों में अधिवक्ताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी और ये विवाद सुलझने की दिशा में एक कदम होगा। झारखंड उच्च न्यायालय एडवोकेट एसोसिएशन की आज आहूत आम सभा में यह निर्णय लिया गया कि पिछले कुछ दिनों से जो झारखंड उच्च न्यायालय के कॉलेजियम सदस्य न्यायमूर्ति का विरोध किया जा रहा था, उनके न्यायालय में कार्य करने से अधिवक्ता अपने आप को अलग रख रहे थे। आज के निर्णय के बाद सभी न्यायालयों में पूर्व की भांति सुचारू रूप से अधिवक्ता अपने कार्य पर वापस हो गए हैं और एक प्रतिनिधि मंडल जो माननीय राष्ट्रपति, विधि मंत्री एवं विधि सचिव के साथ साथ बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन से मुलाकात करेगा और अपनी बातों को उनके समक्ष रखेगा। और राजधानी रांची के करमटोली स्थित क्लब के सभागार में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महिला शाखा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सर्विस समिति से मनीषा सिंह को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा महिला शाखा की कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया।
कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनीषा सिंह के चयन के बाद उपस्थित महिलाओं ने उनका स्वागत किया और उन्हें मनोनयन पत्र सौंपा। इस अवसर पर मनीषा सिंह ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां सामने हैं। उनका प्रयास होगा कि क्षत्रिय समाज की महिलाएं आत्मनिर्भर बने और समाज में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करें। उन्होंने बताया कि संगठन के माध्यम से महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण, शिक्षा के अवसर और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा जरूरतमंद महिलाओं की मदद और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ पर आए। थोड़ी देरी जरूर हुई, पर आप सभी संयम रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे बैठी हुई है, हम सब पढ़ते हैं कि ये इस देश की आधी आबादी महिला है, पर महिला तभी सशक्त होंगी जब महिला पढ़ी लिखी रहे। मैं इस संगठन के साथ जुड़ रही हूँ और आज जो हमारा टॉपिक ये है नारी सशक्तिकरण। मेरे हिसाब से नारी सशक्त कब होंगी? जब हम अपने घर से बिना खौफ हुए निकले, अपने कार्य क्षेत्र में काम करें बिना किसी के रोक टोक के, जब हम यात्रा बिना भयभीत हुए यात्रा कर सके। अभी हाल ही में आप लोगों ने पढ़ा होगा तमिलनाडु में एक महिला के साथ, गर्भवती महिला के साथ क्या हुआ। वो बताने लायक नहीं है कि कितनी घिनौनी हरकत हुई और महिला की जान तक गई। तो हम नारी को तभी सशक्त होंगे जब हम खुलकर अपनी बातों को रखें। हमें तो सारे लोग, हर लोग जिम्मेदारियां बताते रहते हैं कि जिस दिन हम पैदा होते उस दिन से, अगर हम बड़ी बहन हैं तो छोटे भाई का ध्यान दो, जब बड़े होते हैं तो पति का ध्यान दो, फिर आगे जब ससुराल में जाए तो फिर बच्चे हुए तो उनका परवरिश करो। पर हमें कोई अपने अधिकार के बारे में नहीं बताता, और अधिकार बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो अधिकार ही हमें ये बताता है कि हमारे अंदर क्या शक्ति है कि हम आगे बढ़ सके। और मुझे लगता है नारी को सशक्त करने के लिए पहला कदम होगा शिक्षा। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मुझे आपसे ही बात करना है तो मेरे पास शब्द होने चाहिए कि मैं अपने, चाहे मेरी प्रॉब्लम्स हो, मेरी व्यथा हो, कुछ भी हो, मैं आपको व्यक्त कर सकूं। तो नारी को शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही अनिवार्य है। अगर नारी शिक्षित रहेंगी तभी उनमें बल रहेगा, तभी वो शक्तिशाली बनेंगी, तभी हम आप लोगों से अपने जो भी हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हमारी चल रही है हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं या बता सकते हैं, या घर हो या परिवार हो। और जमशेदपुर के पसुरी मेन रोड स्थित डायमंड कांच घर के मालिक टेल्को के लक्ष्मीनगर निवासी 52 वर्षीय विजय पोद्दार की सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। वे गोदाम में कुछ काम कर रहे थे, तभी उनके ऊपर अचानक कई संख्या में एसीपी सीट गिर गया, जिससे वह पूरी तरह दब गए। घटनास्थल पर आसपास के दुकानदारों ने पहुंचकर सीट हटाकर उन्हें बाहर निकाला और तत्काल अस्पताल भिजवाया। विजय पोद्दार को पहले खास महल सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में परिजन उन्हें टीएमएच अस्पताल ले गए। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विजय पोद्दार रोज की तरह अपने काम में व्यस्त थे और गोदाम से सामान निकाल रहे थे, तभी ये हादसा हुआ। हादसे के बाद विजय पोद्दार के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। उनकी पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना से आसपास के दुकानदारों में भी गहरे शोक में हैं। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। बता दें कि विजय पोद्दार ने पहले पत्नी की मृत्यु के बाद अपनी साली से ही दूसरी शादी की थी। उनके 2 पुत्र हैं जो पढ़ाई करते हैं। डायमंड कांच घर का है दुकान। हम लोग दुकाने में थे, हम लोग खबर हुआ है जो उनका जो है दुकान से किया था, गोदाम में किया, वहाँ सामान निकाल रहे थे, सामान निकालते सब उसका जो है मतलब सामान, उसी में हम लोग खबर हुआ, सब लोग गए, सब देखे वहाँ पर जो हुआ था। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में 14 मार्च को हुई हिंसा में एक युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 5 महिलाओं समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
घटना का शुरुआत 14 मार्च की शाम को नामकुम रेलवे स्टेशन के पास स्थित एक शराब दुकान के सामने कुछ युवकों के बीच झगड़े से हुई। इस झगड़े के बाद मारपीट शुरू हो गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में कर लिया था। इस मारपीट में जोरार बस्ती और खटाल बस्ती के लोग शामिल थे, लेकिन विवाद यहीं पर नहीं थमा। अगले दिन यानी शनिवार को जोरार बस्ती के लोग खटाल इलाके में हमला करने पहुंचे, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच फिर से जोरदार मारपीट हुई। इस हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो कुछ उपद्रवियों ने पुलिस बल पर पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ा। इस मारपीट में घायल हुआ एक युवक सोनू मुंडा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सोनू मुंडा को मारपीट के दौरान सिर पर गंभीर चोटें आई थी। उसकी मौत के बाद आक्रोशित भीड़ ने नामकुम पुरुलिया रोड को घंटों तक जाम कर दिया। पुलिस ने मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को पुलिस ने रविवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटना को बताएं यहाँ पर और उसका वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ सुनिए आप। हर हाल में गिरफ्तारी की जाएगी। आधा गिरफ्तारी हो चुकी है। जो बचे हुए हैं सारे लोगों को 4 दिन के भीतर गिरफ्तार करके सजा देंगे। अभी तक सोनू मुंडा के परिजन को 50 लाख मुआवजा, इसके लिए हम लोग आगे फॉरवर्ड कर देंगे अनुशंसा के साथ। अब सरकार को निर्णय लेना है। हमारे सर हैं यहाँ पे माननीय विधायक जी, ये आगे बात करेंगे और जो सरकार निर्णय लेगी उस पर अभी तत्काल जितने नामजद अभियुक्त थे तकरीबन 13 लोगों का, जो मेरी जानकारी में जो आ रही है 13 लोगों के ऊपर विरुद्ध में नामजद उसको कराया गया। उसके अगेंस्ट में तकरीबन 6 लोगों की अरेस्टिंग अभी तक हुई है। बाकी जो है कि भाई जो फरहारी में है उनकी अरेस्टिंग पुलिस अधीक्षक बोल के गए हैं कि इसको 4 दिन के अंदर में उनकी गिरफ्तारी होगी। दूसरा चीज क्या है कि लोगों का डिमांड, जो गांव वालों का जो डिमांड था कि अवैध रूप से जो रोड के किनारे लोग बसे हुए जहाँ पे शराब वगैरह की बिक्री कर रहे हैं उसको अविलंब तोड़ा जाए, जिसको मुझे लगता है कि 6 दुकानों को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तोड़ भी दिया है। तो मुझे लगता है कि पुलिस जितना रफ्तार से करने का प्रयास कर रही है, दोषीवारों को अरेस्ट करने का प्रयास कर रही है, पुलिस निश्चित तौर से कुछ सफलता उनको मिलेगी। और राजधानी रांची के सिरमटोली स्थित ऐतिहासिक सरना स्थल के समय फ्लाईओवर और रैंप निर्माण के खिलाफ विरोध का दौर जारी है। इस मुद्दे को लेकर आदिवासी समुदाय के 2 अलग-अलग गुटों के बीच भारी तनाव उत्पन्न हो गया है। एक गुट ने आगामी 17 मार्च को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का राज्य स्तरीय पुतला दहन करने, 81 विधायकों का शव यात्रा निकालने और 21 मार्च को मशाल जुलूस, 22 मार्च को रांची बंद की घोषणा की है। इस गुट के नेताओं ने कहा है कि ये आंदोलन सिरमटोली के सरना स्थल की पवित्रता को बचाने के लिए किया जा रहा है। इस बैठक में सत्ता पक्ष के विधायक रामेश्वर उरांव ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। कि आप आ गए हैं तो आपका नहीं निकालेंगे ना, हम लोग निकाल आज ना जिंदा है, कल तो आएंगे नहीं, नहीं ऐसा नहीं, बात ठीक है और सुनी जाएगी, करेंगे। मुख्यमंत्री जी को सुविधा है सब मामले के प्रति देंगे। और ये बता दूं आपके मार्फत से, ये खाली रांची में ही सोच नहीं है, झारखंड में धीरे धीरे फैल रहा आदिवासियों के बीच कि हर धर्म के लोग, हर आस्था के लोग अपने आस्था और धर्म के लिए कुछ करने को गुजर करने को तैयार रहते हैं। और हमारी सरकार रह करके आदिवासियों के आस्था के साथ इस तरह से मजाक गंभीर होना पड़ेगा। तो सरकार गंभीर। वहीं दूसरे गुट ने पुतला दहन, मशाल जुलूस और रांची बंद का विरोध किया है। उनका कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर संज्ञान ले चुकी है और इस पर काम कर रही है। इन नेताओं ने चुटिया थाना में लिखित आवेदन भी दिया है, जिसमें कहा गया है कि सरना स्थल की पवित्रता को देखते हुए वहां किसी प्रकार का शव यात्रा या जुटान नहीं होने दिया जाएगा। स्थानीय चुटिया थाना को भी इस विषय में सूचित कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि इस तरह की कोई घटना या विरोध प्रदर्शन न हो, ताकि स्थानीय शांति बनाए रखी जा सके। इस विवाद ने रांची के सिरमटोली क्षेत्र में माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है और पुलिस प्रशासन अब इस मामले में कड़ी निगरानी रखे हुए है।
देखिए, आज 200 गांव के कोढ़ा दल के अगुआ जो इस सरहुल शोभा यात्रा में हमारे साथ सरहुल में आते हैं, उनके अगुआ आज बैठक किए और साथ में विभिन्न आदिवासी संगठन के अगुआ भी थे और ये निर्णय लिया गया कि सरकार इस रैंप को हटाने में सक्षम नहीं है, ना ही किसी तरह की चिंता कर रही है। तो इसीलिए कल दिनांक 17 मार्च 2025 को एक विशाल शव यात्रा निकाली जाएगी। उसमें 30 आदिवासी विधायक जो पक्ष और विपक्ष दोनों के होंगे और साथ ही साथ जो यहाँ के लोकल विधायक हैं सीपी सिंह, उनका भी हम लोग शव यात्रा निकालेंगे। और रांची के जो एमपी हैं सांसद संजय सेठ, जो केंद्रीय मंत्री हैं फिर भी चुपचाप हैं आदिवासी समाज के लिए, तो उनका भी कल शव यात्रा भव्य रूप से धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ हम लोग निकालेंगे आदिवासी परंपरा के तहत। और कफन भी ढकेंगे, गेंदा फूल का माला भी चढ़ाएंगे और उसके बाद आगे की रणनीति है 21 तारीख को मशाल जुलूस निकलेगा और उसी दिन बंद की घोषणा होगी और दूसरे दिन 22 तारीख को पूरा रांची बंद होगा। अगर दूसरे जिले के लोग भी हमारा समर्थन करते हैं इस सरना स्थल को बचाने के लिए, तो हो सके झारखंड बंद भी हो सकता है। आदिवासी समाज का इतिहास रहा है, महिलाएं हमें हमेशा वीरांगना का रूप लेकर ही आगे बढ़ी है। इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हर टोला से हमारी महिलाएं कल निकलेंगी शव यात्रा में और साथ ही साथ हमारे जितने भी युवा जो अगुआ है उन लोग भी पहल कर रहे हैं कि अब समाज को जागने की आवश्यकता है, अपनी हक अधिकार लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। इसी क्रम में कल सारे युवाओं ने भी अपनी भागीदारी निभाने, पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी निभाने के लिए यहाँ कर्तव्यबद्ध हुआ है। अपना परिचय। निरंजना हेरेंज टोप्पो, जय आदिवासी केंद्रीय परिषद महिला स्टेट। पूर्वी सिंहभूम जिले के मानगो अंचल स्थित बालीगुमा और गोड़गोड़ा गांव के संथाल आदिवासियों ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से अपने पारंपरिक शमशान घाट और पवित्र धार्मिक स्थल बीदू चांदान जाहिरगढ़ की सुरक्षा की मांग की। इससे संबंधित एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा है। इनकलाब जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। ज्ञापन में कहा गया है कि बालीगुमा और गोड़गोड़ा में पारंपरिक माड़ घाटी और बीदू चांदान जाहिरगढ़ की भूमि पर मानगो अंचल कार्यालय और नगर निगम कार्यालय का निर्माण प्रस्तावित है, जो संथाल समुदाय की धार्मिक भावना और पारंपरिक धरोहर के लिए आघातकारी है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि 31 जनवरी 2019 और 6 जनवरी 2024 को बालीगुमा ग्राम सभा द्वारा इस भूमि पर निर्माण के खिलाफ लिखित विरोध किया जा चुका है और इसके दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं। आदिवासियों का कहना है कि झारखंड सरकार ने इस पवित्र स्थल की सुरक्षा के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं, जबकि ये भूमि संथाल समाज के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की है। आदिवासियों ने प्रशासन से अपील की है कि मानगो अंचल कार्यालय और नगर निगम कार्यालय का निर्माण किसी अन्य स्थान पर किया जाए, ताकि उनके पारंपरिक शमशान भूमि और धार्मिक स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। बालीगुमा ग्राम सभा और गोड़गोड़ा ग्राम सभा के संयुक्त तत्वाधान में हम लोग जन आक्रोश रैली प्रदर्शन के माध्यम से उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम कार्यालय के समक्ष पहुँचे हैं। आज एक ज्ञापन भी दे रहे हैं। हमारा मांग है कि जो मानगो नगर निगम कार्यालय और मानगो अंचल कार्यालय निर्माण करने का एक प्रस्ताव है और वो प्रस्ताव बालीगुमा मौजा के खाता नंबर 727 और प्लॉट नंबर 799 में है और ये भूमि हमारा बालीगुमा मौजा के शमशान भूमि है और ये धार्मिक स्थान है जो हमारे इष्ट देवता बिदू चंदन है, उसके हम लोग पूजते हैं और वैसे स्थानों पर ये कार्यालय निर्माण करने की बात हो रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि वहाँ पर निर्माण होगा तो हमारा जो संस्कृति है, जो हमारा परंपरा है, जो हमारा धार्मिक भावना है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है।
इसीलिए आज हम लोग प्रशासन को चेतावनी भी हम लोग देने आए हैं कि जिस जगह को आपने चयन किया है उस जगह को चयन करने के पहले अपने ग्राम सभा से कोई परामर्श आपने नहीं लिया है, इसीलिए अपने गलत जगह को चयन किए हैं। इसीलिए उस जगह को जो है, जो भी योजना आपका है उसको वापस लीजिए और जो हमारा धार्मिक स्थान है, जो हमारा शमशान भूमि है, उसको सुरक्षित रहने दीजिए। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत रोड नंबर 6 कृष्णापुरी में केबल ऑपरेटर को गोली मारकर घायल करने के मामले में पुलिस ने 2 नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 6 का संदीप सिंह और परसुरी थाना क्षेत्र के कीताड़ी का राकेश शर्मा शामिल है। दोनों के पास से हथियार बरामद हुआ है। इसकी जानकारी सोमवार को विधि व्यवस्था डीएसपी तौकीर आलम ने अपने जुगसला स्थित कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि संदीप के पास से 9 mm पिस्टल, एक मैगजीन और राकेश के पास से 7.65 mm की 2 जिंदा गोली बरामद की गई है। संदीप का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ बागबेड़ा थाने में भी 4 मामले दर्ज हैं। डीएसपी के अनुसार 11 मार्च को बर्मा माइंस में आयोजित एक शादी समारोह में डांस व डीजे बजाने को लेकर आपसी विवाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। उस समय मामले को शांत करा दिया गया था। पुनः एक बार दोनों पक्ष 14 मार्च की रात में आपस में भिड़ गए, जिसमें संदीप सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर महेश प्रसाद को गोली मारकर जख्मी कर दिया था और घर में घुसकर तोड़फोड़ की थी। घटना के बाद से ही वह फरार चल रहा है। इसी बीच पुलिस ने संदीप और राकेश को मतलाडी पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में राकेश और संदीप के अलावा नीरज प्रसाद, पंकज प्रसाद, राजकुमार प्रसाद, धनंजय सिंह, पप्पू सिंह और डीएन सिंह के खिलाफ थाने में नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इसको बागबेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 6 कृष्णापुरी में एक फायरिंग की घटना हुई थी। घटना का विवरण इस प्रकार क्या है कि दिनांक 11/3/2025 को वर्मा माइंस में एक परिवार में शादी थी। ये दोनों परिवार एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ पर गाने और म्यूज़िक को लेकर इन लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ और उसी विवाद के उपरांत दोनों में बहसा बहसी भी हुई, लेकिन दिनांक 11/3/2025 को इन लोगों में आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन 3 दिनों के बाद पुनः 14/3/2025 को ये दोनों जो अभियुक्त हैं संदीप सिंह और राकेश शर्मा, और एक नाम और आ रहा है नीरज प्रसाद का, नीरज प्रसाद भी फरार है। तो ये तीनों महेश प्रसाद के घर में जाकर इनके घर वालों के साथ मारपीट की और उसी दौरान महेश प्रसाद को एक गोली भी लगी जो संदीप सिंह के द्वारा कारित किया गया। संदीप सिंह के द्वारा गोली चलाया गया जिसमें इनका कान और गाल को छूता हुआ निकल गया, लेकिन वो अभी सेफ हैं और उन्हें कोई क्षति नहीं हुई। उसके उपरांत दिनांक 15 को इसी से संबंधित एक एफआईआर दर्ज किया गया, कांड संख्या 31/2025, और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया जिसकी मॉनिटरिंग पुलिस अधीक्षक सिटी महोदय द्वारा किया जा रहा था और थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। और गुप्त सूचना के आधार पर मतलाडी गांव पुल के पास ये दोनों अभियुक्त संदीप सिंह और राकेश शर्मा दोनों को एक देसी पिस्टल और गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। ये दोनों व्यक्तियों में से संदीप सिंह के विरुद्ध 4 कांड पूर्व में भी दर्ज किए गए हैं, जो चारों कांड बागबेड़ा थाना से संबंधित है। बागबेड़ा थाना कांड संख्या 30/18, बागबेड़ा थाना कांड संख्या 157/20, 130/21 और 65/23। ये पूर्व में भी लड़ाई झगड़ा और मारपीट के केसेस में ये जेल जा चुका है। ये जो सामान बरामद किया गया है इनके पोजीशन से, जिसमें एक 9 mm पिस्टल है जो संदीप सिंह के पास से बरामद किया गया, एक मैगजीन और 7.65 mm का एक 2 जिंदा गोली। इसके पूर्व में घटना स्थल से भी 2 खोखा बरामद किया गया था। इसके उपरांत इन लोगों को अरेस्ट करने के पश्चात अभी माननीय न्यायालय में समर्पित किया जा रहा है और उसके बाद इन्हें
तो जमशेदपुर के कदमा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी भानु मांझी और आर्म्स पेडलर राकेश मंडल उर्फ पकौड़ी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 8 गोलियां बरामद की गई हैं। सोमवार को एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस वार्ता में मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उलियान गुरुद्वारा के पीछे भानु मांझी हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने के लिए बैठा है। इसके बाद एक टीम का गठन किया गया और पुलिस ने भानु को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके पास से एक देसी ऑटो पिस्टल और एक देसी कट्टा, दोनों में जिंदा गोलियां बरामद की गई। पूछताछ में भानु ने बताया कि उसने ये हथियार राकेश मंडल उर्फ पकौड़ी से खरीदे थे, जो साक्षी के ओल्ड गढ़क रोड का रहने वाला है और हथियारों का खरीद फरोख्त करता है। इसके बाद पुलिस ने राकेश मंडल के घर पर छापेमारी की और उसे भी गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर उसके घर के पास पेड़ के नीचे सफेद रंग के प्लास्टिक में गाड़ कर रखे गए और भी हथियार बरामद हुए, जिनमें एक और पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 3 राउंड गोलियां शामिल थी। पूछताछ में ये भी सामने आया कि भानु ने हथियार के लिए 30,000 रुपए एडवांस दिए थे और बाकी की राशि बाद में देने वाला था। एसएसपी ने बताया कि भानु मांझी कई बार हत्या और रंगदारी के मामलों में जेल जा चुका है और उसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। आखिरी बार अक्टूबर 2023 में पुलिस ने उसे हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जेल में उस पर सीसीए के तहत कार्रवाई की गई थी, लेकिन वह 28 जनवरी को जमानत पर बाहर आया था। पुलिस अब उसे तड़ीपार करने की कार्रवाई कर रही है। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दोनों अपराधियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मुझे दिनांक 16 तारीख की रात्रि यानी कि कल रात्रि में इस प्रकार की एक सूचना प्राप्त हुई कि कुख्यात अपराधकर्मी भानु मांझी हथियार के साथ उलियान में एक स्थान पर बैठा हुआ है। इसको लेकर के एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के द्वारा जब छापामारी की गई तो वहाँ से भानु मांझी 2 हथियार के साथ पकड़ा गया, जिसमें कि एक ऑटोमेटिक पिस्टल है, जिसमें कि 2 जिंदा गोलियाँ हैं और एक देसी कट्टा और उसके साथ में एक लाइव कार्ट्रिज मौजूद है। इसके बाद जब उससे और सघनता से पूछताछ की गई तो उसने एक राकेश मंडल उर्फ पकौड़ी नाम के व्यक्ति का नाम बताया, जिसके द्वारा हथियारों की आपूर्ति उसे की गई। जब उसके घर पे छापामारी की गई तो उसके पास से पुनः जो है 2 हथियार बरामद हुए, जिसमें कि एक देसी कट्टा और एक देसी ऑटो पिस्टल है और कुल मिलाकर के 2 मैगजीन और 5 जो है आपको लाइव कार्ट्रिजेज उसके पास से बरामद हुए। तो कुल मिलाकर के हम लोगों के पास जो है 2 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 7.65 mm का 5 लाइव कार्ट्रिज और 8 mm का जो है कार्ट्रिज हम लोगों को प्राप्त हुआ है। अगर हम इनके आपराधिक इतिहास की बात करें तो भानु मांझी के ऊपर 1 दर्जन से अधिक मामले पहले से दर्ज रहे हैं, कुख्यात अपराधकर्मी रहा है। पूर्व में भी इसके ऊपर सीसीए लगा हुआ था। अभी कुछ महीनों पूर्व ही वह जेल से छूट के आया था और पुनः जो है सीसीए की जो है जिला बदल का प्रस्ताव इसके विरुद्ध समर्पित किया गया था, जो प्रक्रिया था। इसके अलावा जो इसके साथ में जो राकेश मंडल जो पकौड़ी है, ये पूर्व से ही इस प्रकार के कारोबार में संलिप्त रहा है और इसके ऊपर पहले से 3 इस प्रकार के मामले, आपराधिक मामले दर्ज रहे हैं। इसमें हम लोग और सघनता से हम लोगों ने इसमें जांच की है, क्योंकि एक प्रकार से हथियारों की सप्लाई करने का पकौड़ी काम करता था। तो ये वेपन्स कहाँ से लेकर के आता था, इस संदर्भ में भी उसके द्वारा कुछ सूचना उपलब्ध कराई गई है, जिस पर कि पुलिस अभी कार्य कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस रूट का और हम लोग पर्दाफाश करेंगे और ज़्यादा रिकवरी इसमें करने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित एदेलडी में दिशोम जाहिरगढ़ द्वारा दिशोम बाहा बोंगा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत जाहिरगढ़ में पूजा अर्चना से हुई, जिसके बाद अखाड़ा में दर्जनों नृत्य दलों ने नृत्य प्रस्तुत किया, जो दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र थे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन उपस्थित थे। उन्होंने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि बाहा पर्व आदिवासी समुदाय का सबसे पवित्र पर्व है, जिसे बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस पर्व के माध्यम से आदिवासी समुदाय बोंगा की पूजा अर्चना कर क्षेत्र के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आदिवासी समुदाय ने सदैव अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। इसके लिए समाज के कई महापुरुषों ने अपने
अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने ये भी कहा कि आज हमें अपनी संस्कृति और ओल्चिकी भाषा की रक्षा के लिए और भी अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए संताल परगना में एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसमें आदिवासी समुदाय के लाखों लोग शामिल होंगे। समारोह के दौरान कमेटी द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को तुरही मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। ये सम्मान उन्हें आदिवासी समुदाय के उत्थान और उनकी संस्कृति की रक्षा में उनके योगदान के लिए दिया गया। इस अवसर पर दिशोम माझी बाबा घासीराम हेम्ब्रेम, जिला परिषद सदस्य सविता सरदार, मुखिया देवी कुमारी भूमिज के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। सभी को हमारी ओर से सबसे बड़ी शुभकामना देता हूँ। अंतिम होता है पूर्णिमा के आसपास तक ये आदिवासी का सबसे ज्यादा पवित्र पर्व है। हम लोग 3 दिन से इसका हम लोग तैयारी करते हैं। कल पूजा हुआ, आज जो वार्षिक पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका स्थित जामडी में विकास एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बहुभाषीय साहित्यिक समारोह से पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आदिवासी समुदाय की प्राचीन विरकाल नृत्य के माध्यम से अतिथियों का जोरदार स्वागत किया गया, जिससे सम्मेलन में आए साहित्यकारों ने खूब सराहा। समारोह में हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, भूमिज, संथाली और उड़ीसा के कई प्रमुख साहित्यकार उपस्थित थे। कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण के रूप में संस्था के अध्यक्ष सह संस्थापक ने 6 अंग्रेजी पुस्तकों का विमोचन किया। ये सभी पुस्तकें ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, किंडल पर उपलब्ध हैं, जिसमें से 5 पुस्तकें अमेजॉन किंडल पर पूरी दुनिया में उपलब्ध हैं। इस समारोह में साहित्य जगत के प्रमुख नामों में महान साहित्यकार सूर्य सिंह बेसरा, सुनील कुमार डे, शंकर चंद्र गोप, राजकुमार साहू, दुलाल दास और करुणामयी मंडल ने अपने शब्दों से उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने साहित्य की शक्ति और उसकी सामाजिक भूमिका पर चर्चा की, जिससे सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट के अध्यक्ष विकास कुमार भगत ने सभी सम्मानित साहित्यकारों और समाज सेवियों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न भाषाओं के साहित्यकारों को एक मंच पर लाकर उनकी प्रतिभा को सम्मानित किया जा रहा है। उनका उद्देश्य न केवल साहित्यकारों को प्रोत्साहित करना है, बल्कि उनकी कृतियों को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाना भी है। शिक्षा के प्रति जागरूकता लाना, साहित्य शिक्षा की ओर ले जाता है, ये बात पूर्णतः सत्य है और उसी को हम लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। सभी महानुभाव जो साहित्यकार हैं उन सबों के उपस्थिति में आज का दिन हम सबों के लिए बहुत ही शुभ दिन है। इसमें हमारे पोटका क्षेत्र के महान साहित्यकार श्री सुनील कुमार दे जी उपस्थित है, साथ ही पूर्व विधायक श्री सूर्य सिंह बेसरा जी भी उपस्थित है और श्री करुणामय मंडल जी जो हमारे गांव के हैं। लोगों को शिक्षा के प्रति भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि साहित्य के बगैर ना तो हम साइंटिस्ट बन सकते हैं और ना ही लेखक बन सकते हैं। साहित्य और शिक्षा दोनों में पूरक संबंध है। इधर जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में 2 नए मेहमानों के आगमन से जू प्रबंधन में खुशी की लहर है। जू में नागपुर जू से एनिमल एक्सचेंज ऑफर के तहत 2 बंगाल टाइगर लाए गए हैं। इनमें एक नर और एक मादा टाइगर शामिल हैं, जिन्हें फिलहाल जू के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। टाटा जू के डायरेक्टर ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इससे पहले भी एक लेपर्ड लाया गया था और अब एक नर और एक मादा बंगाल टाइगर लाए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जू के पास पहले से 2 मादा टाइगर हैं। उनका उद्देश्य इस टाइगर्स की ब्रीडिंग
कर इनकी संख्या में इजाफा करना है ताकि इन खूबसूरत जानवरों की संख्या बढ़ सके और संरक्षण की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा जा सके। डायरेक्टर ने साफ तौर पर कहा कि टाइगर्स को फिलहाल क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है और कुछ दिनों के बाद इन्हें जू में सार्वजनिक रूप से पर्यटकों को देखने के लिए उनके बाड़े में छोड़ा जाएगा। इस कदम से न केवल टाटा जू की प्रजातियों में विविधता आएगी बल्कि पर्यटकों को भी नए जानवरों को देखने का मौका मिलेगा। इनके आने से जू के आगंतुकों को और भी दिलचस्प अनुभव मिलने की उम्मीद है। दो टाइगर, एक नर और एक मादा, हम नागपुर जूलॉजिकल पार्क से एक्सचेंज में लेके आए हैं और हम लोग सेंट्रल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया था कि हमारे पास 2 मादाएं हैं, उनको एक ब्रीड करने के लिए एक मेल की ज़रूरत है। तो सेंट्रल अथॉरिटी ने हमें अप्रूवल बोला कि आप पहले जू से कॉन्टेक्ट कीजिए, जो देने को तैयार होगा तो हम भी अप्रूव कर देंगे। फिर हमने नागपुर जू से जिनसे हम लेपर्ड लेकर आए थे पहले, उन्हीं से हमने अप्रोच किया और रिक्वेस्ट किया कि आप हमें एक पेयर, जो उनके रेस्क्यू किए हुए टाइगर हैं उसमें से आप हमें एक पेयर दे दीजिए। तो उन्होंने इस शर्त पर कि आप इनको ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो हमें उनको ब्रीडिंग के लिए उन्होंने एक पेयर हमें दिया है। जमशेदपुर के साक्षी धालबुम क्लब मैदान में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने सामूहिक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इसमें गंगा जमुनी तहजीब का अनोखा नजारा देखने को मिला। रमजान के पवित्र महीने के अवसर पर आयोजित इस इफ्तार पार्टी में मुख्य रूप से विधानसभा अध्यक्ष रविनाथ महतो, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, जिले के उपायुक्त अनन्या मित्तल, एसएसपी किशोर कौशल समेत हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोग एक साथ शामिल हुए। सभी ने एक साथ बैठकर इफ्तार किया, जो एकता और भाईचारे का प्रतीक था। विधानसभा अध्यक्ष रविनाथ महतो ने इस अवसर पर कहा कि ये हमारे देश की पुरानी परंपरा है, जहाँ विभिन्न राजनीतिक दलों और धर्मों के लोग एक साथ बैठकर इफ्तार करते हैं। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने इस आयोजन को गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण बताया और कहा कि यहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर इफ्तार कर रहे हैं, जो हमारी साझी संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हमारा देश एकता और भाईचारे का देश है, जहाँ विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होते हैं। इस सामूहिक इफ्तार के माध्यम से यही संदेश जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। हर साल हम लोग इस तरह से इफ्तार का एहतमाम करते हैं और आज उसी तरह से हर साल की तरह इस साल भी, और वेन्यू बदल गया, जगह बदल गई। ये आपको धालबुम क्लब में, साक्षी में ये इफ्तार पार्टी जमशेदपुर में हो रहा है, लेकिन पूरे राज्य से लोग आए हुए हैं, रांची से, हजारीबाग से, चाईबासा से, यहाँ कुरान के तमाम लोग हैं। हमारे तमाम मस्जिदों के इमाम हैं, मदरसों के बड़े टीचर्स हैं। हमारे सबसे बड़ी चीज़ है झारखंड के हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय भी आए हुए हैं, माननीय मंत्री हमारे रामदास सोरेन जी हैं, हमारे पार्टी के महामंत्री सुप्रियोदा हैं, काफ़ी लोग हैं। मैं नाम अगर गिनवाऊँ तो यहाँ के तमाम जितने कॉलेज हैं उसके जितने भी ट्रस्टीज़ हैं, करीम सिटी कॉलेज के ट्रस्टी जावेद करीम साहब हैं, तमाम लोग, मैं नाम गिनवा नहीं पाऊंगा, तमाम लोग आए हैं। और इस हमारे इस अवतार में जो सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो लोग आए हैं, सिख समाज से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। और हमारे इस इफ्तार में आज मैं ये कहूँ कि मुसलमानों से ज़्यादा मुस्लिम लोग भी यहाँ पर शामिल थे। और एसयूसीआई की पूर्वी सिंहभूम जिला इकाई ने विभिन्न जन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर सोमवार को एक मांग पत्र उपायुक्त को सौंपा। इस अवसर पर संगठन ने एक रैली भी निकाली, जो साक्षी नेताजी सुभाष मैदान से शुरू होकर जिला मुख्यालय तक पहुंची। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ साथ झारखंड राज्य की सरकार भी उदारीकरण की नीतियों पर चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आम गरीब जनता की सुध नहीं ले रही है और राज्य में केवल पूंजीपतियों के हितों की रक्षा की जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में अपराध, आत्महत्या, नशाखोरी और बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो रही है, जिसे तत्काल नियंत्रित करने की आवश्यकता है। नेताओं ने यह भी कहा कि सभी सरकारी योजनाएं समय पर लाभार्थियों तक पहुंचनी चाहिए और इसके लिए जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि योजनाओं का सही लाभ जरूरतमंदों को मिल सके। इस प्रदर्शन और मांग पत्र के माध्यम से एसयूसीआई कम्युनिस्ट ने राज्य सरकार से जनहित में ठोस कदम उठाने की अपील की है। बाबू आवास पर और प्रधानमंत्री आवास पर
4 लाख रुपया करने के लिए। और जो इतना बार जियो टैग हुआ अभी तो क्यों पैसा राशि नहीं आया खाता में, वो भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि इमीडिएट राशि आना चाहिए। साथ में वृद्धा विकलांग विधवा लोग का 5,000 रुपया पेंशन राशि होना चाहिए, क्योंकि अभी जिन लोग मजबूत हैं उन लोग को महिला सम्मान 2500 सरकार दे रहा है, लेकिन जो विकलांग है, विधवा है, बहुत परिस्थिति में है, विधवा लोग, उन लोग का छोटा छोटा बच्चा है, उन लोग का राशि बहुत ही कम है, वो 5,000 रुपया करने के लिए मांग कर रहे हैं। इसी तरह का किसान का भी धान का हम लोग जो बेच रहे हैं कुंटल को 4,000 रुपया करने की मांग कर रहे हैं। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।